हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि टेम्परेचर के साथ हमारी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। बेटा किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो भी हमारी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। वो किस तरह से चेंज होती है बेटा, अगर हमें ये निकालना हो रेजिस्टिविटी किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, ये रो है किसी टेम्परेचर T पर, T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी, और ये 1 प्लस अल्फा एक कांस्टेंट है, और डेल्टा टी यानी कि हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको किसी टेम्परेचर T पर, उसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी किसी टेम्परेचर T नोट पर, और अंदर हमारा होगा 1 प्लस अल्फा जो ये टेम्परेचर है माइनस ये T नोट ये टेम्परेचर। इस तरह से हमारी रेजिस्टिविटी वैरी करती है किसके साथ बेटा, टेम्परेचर के साथ। सर व्हाट इज अल्फा? बेटा अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट इज अल्फा? वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है हमारा। ठीक है बेटा, तो अगर आपको कोई टेम्परेचर किसी T टेम्परेचर पर वैल्यू निकालनी हो रेजिस्टिविटी की, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है जी बेटा, रेजिस्टिविटी हमारे टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, और हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल डिवाइड बाय ए। यानी कि जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो बेटा चेंज किया तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। लास्ट क्लास में देखा हमने, रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से लेंथ भी चेंज होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होता है। ऐसा पढ़ा है आपने 11th क्लास में, किस टॉपिक में, थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक में। चलो लेंथ जो है चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, बट ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा स्मॉल होंगे। किसी वायर की लेंथ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बहुत ही कम इंक्रीज होती है, और एरिया भी बहुत कम चेंज होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस जो है हमारा उतना ही चेंज होगा जितनी कि हमारी रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ेगा हमारा। तो कुल मिलाकर लास्ट क्लास में हमने ये तो बताया था कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन फॉर्मूले से कितना वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी कितना डिक्रीज होगा वो हमारे पास क्या आएगा बेटा, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो किसी टेम्परेचर T पर, तो उसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर T नोट पर 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T नोट। ठीक है जी, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और यहां पर कह सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फॉर्मूले से हम किसी भी टेम्परेचर पर ये निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा और रेजिस्टिविटी कितनी होगी। ठीक है जी, हल्के फुल्के सवाल आ जाते हैं इसके ऊपर। दूसरी बात, अगली बात क्या है बेटा, अगली बात जो है, अगर मैं CBSE के उससे बात करूं, CBSE एग्जाम पैटर्न से, तो बेटा कुछ ग्राफ्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्या, यहां पर एक बात और बताना भूल गया मैं कि किसी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है वो होगी हमारे पास ऐसे कैलकुलेट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नोट, और ये व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, मेटल्स की, मेटल्स एंड एलॉयज। बेटा हमें पता है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
तो मेटल का जो रेजिस्टेंस है और एलॉय का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो इस फॉर्मूले से हमें ये भी पता चल रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, किसी भी मेटल की इंक्रीज होती है। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव। तो मेटल्स और एलॉयज के लिए जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव। यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी पीछे वाली, तभी तो रो टी की वैल्यू रो टी नोट से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मेटल और एलॉयज होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो मेटल्स के लिए और एलॉयज के लिए कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, इसमें 2-3 ग्राफ है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं रेजिस्टिविटी के बीच में और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के बीच में, केल्विन में है ये टेम्परेचर, तो पहला ग्राफ मैं बनाता हूं बेटा कॉपर के लिए। कॉपर जो क्या है, एक मेटल है। कॉपर के लिए जो ये ग्राफ होता है ये हमारा कुछ इस तरह से बनता है बेटा, यहां से, और टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इस तरह से हमारी इंक्रीज होती है। पहले तो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, फिर रैपिडली इंक्रीज कर जाती है हमारी क्या, रेजिस्टिविटी, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ये हमारा किसका ग्राफ है बेटा, कॉपर का। जो एलॉयज होती है हमारी, उन एलॉयज का, कोई भी एलॉय, ज्यादातर जो हमारी एलॉयज होती है उन एलॉय का भी वेरिएशन रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ऐसे ही होता है, रो। और ये ग्राफ है किसका बेटा, टी का। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम यहां पर देखेंगे जीरो उस पे, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी जीरो टेम्परेचर पे जो है कुछ वैल्यू होती है, और मेटल की होती है वो क्या होती है, कम। बेटा कुछ एलॉयज ऐसे भी होती हैं जो टेम्परेचर के साथ जिनकी रेजिस्टिविटी इतनी रैपिडली इंक्रीज नहीं करती। टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रेजिस्टिविटी चेंज जरूर होती है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो दोनों में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हमारी रेजिस्टिविटी है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। लेकिन कुछ एलॉयज ऐसी हैं जैसे नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है और मैग्नीन है। इन वायर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रैपिडली चेंज नहीं होती, लीनियरली वेरी करती है हमारी। कैसे, ये रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, टी हो गया। यहां से इस तरह से चेंज होती है। यहां पर आप देख रहे हो बहुत तेजी से हमारी इंक्रीज होती है, यहां पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज तो हो रही है बट लीनियरली इंक्रीज हो रही है। ऐसा किस केस में होता है बेटा, ऐसा केस में होता है हमारा नाइक्रोम जो एलॉय होती है, कॉन्स्टेंटन जो एलॉय होती है, और हमारी मैग्नीन जो एलॉय होती है उस केस में। सिर्फ इसी वजह से कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इन एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत रैपिडली नहीं इंक्रीज नहीं होती है, इसीलिए इन एलॉयज के मटेरियल जो होता है, इन मटेरियल का ही हमारे जो लैब के अंदर जो रेजिस्टेंस वगैरह बनाए जाते हैं, या जो हमारे रेजिस्टेंस हमारे यूज किए जाते हैं वो इन्हीं के बनाए जाते हैं, इसके नाइक्रोम के, कॉन्स्टेंटन के और मैग्नीन के। क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस एकदम से नहीं बढ़ जाएगा, उसका धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इस वजह से। ठीक है जी, तो ये हमारा किसके लिए था, पहला मेटल्स और एलॉयज के लिए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, याद कर लेंगे। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मेटल्स के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो जो ये आंसर है ये इस रो की वैल्यू से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मान लो ये माइनस होता तो अंदर मल्टीप्लाई करें 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू रो टी नॉट से क्या आएगी, हमारी कम। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। ठीक है, नंबर 2 पर जो बात आती है वो आती है बेटा किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। नंबर 2 जो बात आती है वो आती है हमारे किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स। सेकंड इज सेमीकंडक्टर्स। कल ही मैंने बताया कि जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है तो हमारे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो बेटा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी बेटा डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है बेटा, नेगेटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिविटी, वो हमारा कैसा होता है, अल्फा नेगेटिव होता है बेटे। ठीक है, किसके लिए,
सेमीकंडक्टर के लिए। अगर बेटा मैंने ग्राफ भी देखना है क्या रेजिस्टिविटी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, तो बेटा किसी भी सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो डिक्रीज करती है बेटा। इस तरह से ग्राफ आता है इसका सेमीकंडक्टर का, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। किसकी, मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी बेटे, नेगेटिव। ठीक है जी। उसके बाद बेटा एक बात आती है, वो होता है हमारा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर देखिए, ये हमें पता है कि किसी कंडक्टर का अगर हम बेटा टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाते हुए उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज करने लग जाएगा। लेकिन अगर हम किसी कंडक्टर को कूल करने लग जाए, यानी कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लग जाए, तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी बेटा, एक है हमारा एक ग्राफ है, हमने देखा कि जैसे ही हम मरकरी का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते रहते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा 4.5 केल्विन होता है, उस 4.5 केल्विन के ऊपर जो हमारा मरकरी है उसकी रेजिस्टिविटी बेटा क्या हो जाती है, एकदम से जीरो हो जाती है, यानी कि उसका जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास इस तरह के कंडक्टर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पर जीरो हो जाता है, उनको बोलते हैं बेटा क्या, सुपर कंडक्टर्स। और उनकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी। ये जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, उसको बोलते हैं हम बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये ग्राफ किसके लिए आया था, हमारा मरकरी के लिए। बट बेटा इतना स्मॉल टेम्परेचर अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम असलियत में अगर हमारा सुपर कंडक्टर बना लेते हैं, तो जो हमारे डेली बेसिस पे लॉसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, और हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। सुपर कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज करते हैं। मरकरी के लिए क्या हुआ, जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया गया तो एट 4.5 केल्विन इट्स रेजिस्टिविटी बिकेम जीरो। ठीक है जी, दिस टेम्परेचर एट विच the resistivity becomes zero is known as critical temperature, and that mercury, that conductor is known as superconductor. The property of superconductor is known as superconductivity. उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं।